गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 गणित की क्लास में बच्चों बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न नंबर 12 पर चर्चा करेंगे। 12 को समझाएंगे। 12 में कह रहा है सत्यापित कीजिए यानी कि सिद्ध कीजिए कि x³ + y³ + z³ - 3xy बराबर 1/2 x + y + z, और दूसरे ब्रैकेट में दे रहा है x - y का होल वर्ग प्लस y - z का होल वर्ग प्लस z - x का होल वर्ग। तो बच्चों जब प्रश्न इस तरीके के को सिद्ध कीजिए तो हम पहले भी बता चुके हैं कि हम एक पक्ष लेके चलेंगे और उसे हल करने पर यह दूसरा पक्ष आ जाता है तो हमारा वो सवाल सिद्ध हो जाता है, सत्यापित हो जाता है। बच्चों हम पहले ही बता चुके हैं कि बराबर के इधर वाले पक्ष को RHS कहते हैं यानी कि राइट हैंड ऑफ साइड, और बराबर के इधर वाले पक्ष को LHS कहते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड ऑफ साइड। तो बच्चों हम RHS लेके चलेंगे। RHS बराबर 1/2 x + y और प्लस z। तो बच्चों हमने RHS ले लिया है। RHS हमारा था 1/2 x + y + z, और ब्रैकेट में x - y का होल वर्ग प्लस y - z का होल वर्ग और प्लस z - x का होल वर्ग। अब इसे बच्चों हम हल करेंगे तो हम देखते हैं 1/2 × x + y + z। सबसे पहले हम इन ब्रैकेटों को तोड़ेंगे। ये जो लिखा है x - y का होल वर्ग, तो बच्चों हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। ये सूत्र है a - v का होल वर्ग यानी कि पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दूना। तो हम इसे लिखते हैं x² + y² - 2xy और प्लस y - z का होल वर्ग y² और प्लस z² - 2yz और प्लस z - x के होल वर्ग को लिख सकते हैं z² + x² - 2xz। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये a - b के सूत्र से इन तीनों पदों को खोल दिया है। अब हम देखते हैं अगले पद में कि 1/2 x + y और प्लस z। बच्चों इस ब्रैकेट में देखते हैं x ये है और ये है, दोनों धनात्मक है x², तो x² 2x² हो जाएगा। इसी प्रकार y² के गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है, इसलिए 2y² और इसी प्रकार 2z² हो जाएगा। ये है और ये है। अब माइनस का 2xy ये वाला लिख दिया हमने, अब माइनस का 2yz ये वाला लिख दिया और माइनस के 2xz ये वाले हो गए। अगले पद में बच्चों हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इस ब्रैकेट में प्रत्येक पद में 2 है तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे यानी कि x + y और प्लस z। हमने 2 कॉमन ले लिए गुणा का चिन्ह लगा के, तो हमारी संख्या बची x² + y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस xz। तो बच्चों हमने देखा ये 2 से 2 कट गए। यहाँ बच्चों प्रत्येक पद में 2 थे, हमने 2 को कॉमन ले लिया है तो 2 प्रत्येक पद से हट जाएंगे, शेष बची वो संख्या लिखी हुई है। अगले पद में बच्चों हम वो करेंगे x का गुणा प्रत्येक पद में करेंगे, फिर धन y का गुणा करेंगे और फिर धन z का। तो सबसे पहले x का गुणा करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा x³ और प्लस xy² और प्लस xz²। अब हम गुणा करते हैं, यहां तक x का हो गया है, आगे करते हैं तो माइनस का x² माइनस के xyz और माइनस का x²z। इस प्रकार बच्चों प्रत्येक पद में x का गुणा हो गया है। अब हम y का गुणा करेंगे तो प्लस के x² और प्लस का y³ और प्लस के yz² माइनस का xy² और माइनस का yz² और माइनस का xyz। इस प्रकार बच्चों y का गुणा हो गया है।
अब इस ब्रैकेट में प्रत्येक पद में हम z का गुणा करेंगे तो देखिए प्लस का आपका z, यहां से चलते हैं तो प्लस का एक्स स्क्वायर z हो गया और प्लस का ही एक्स वाई स्क्वायर हो गया और प्लस का ही जेड क्यूब हो जाएगा। अब यहां पढ़ते हैं तो माइनस का एक्स वाई जेड माइनस के वाई जेड स्क्वायर और माइनस के एक्स जेड स्क्वायर। इस प्रकार बच्चों जो भी हमें दिया गया था उसका इस ब्रैकेट में हमने पहले x का गुणा किया, फिर प्लस y का और फिर प्लस z का। अब हम देखते हैं आगे बच्चों एक्स वाई स्क्वायर ये धन का है और ये ऋण का है। ध्यान रहे एक्स वाई स्क्वायर धन का है ऋण का है, कट गया। अब बात आती है इसकी, तो इसे देखते हैं हम एक्स जेड स्क्वायर बच्चों देखते रहना, ये धन का है और ये ऋण का है। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई को, एक्स स्क्वायर वाई ये ऋण का है और ये धन का है। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर जेड को, तो एक्स स्क्वायर जेड ये ऋण का है और ये धन का है। अब आती है बात वाई जेड स्क्वायर की, तो देखो बच्चों वाई जेड स्क्वायर धन का है और ये ऋण का है। अब देखते हैं वाई स्क्वायर जेड बच्चों ये माइनस का है और ये प्लस का है। अब जो शेष बचा है, अब देखते हैं एक्स क्यूब बचा है और प्लस वाई क्यूब भी बचा होगा बच्चों कहीं और प्लस का जेड क्यूब भी होगा कहीं। अब ये देखते हैं एक्स वाई जेड माइनस का ये है, माइनस का ये है और माइनस का ये है, यानी कि 3x वाई जेड हो गया। तो इस प्रकार बच्चों देखा हमने RHS लेके चले थे और हमारा LHS आ गया है, तो हम नीचे लिख सकते हैं RHS बराबर LHS और बच्चों लास्ट में लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 12 आपने देखा कि हम उसकी RHS लेके चले थे और हमने किस प्रकार हल किया और हल करने पर जो प्राप्त हुआ वो हमारा LHS का मान था। तो बच्चों इस प्रकार प्रश्न नंबर 12 आपका हल हो गया है। तो बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो दिखाइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड। तो बच्चों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए प्रश्न में जो दिया गया है तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार वो कह रहा है कि x प्लस वाई और प्लस जेड इजिकल टू 0, तो हम ये लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर माइनस जेड। बच्चों दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये x प्लस वाई का क्यूब बराबर माइनस जेड का क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब जैसा कि कल बताया गया था, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई और इंटू x प्लस वाई और बराबर बच्चों कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक है उसका घन करेंगे तो वो भी ऋणात्मक होगा। तो बच्चों इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि हम x प्लस वाई बराबर माइनस जेड रखने पर जो हम मान के चले थे x प्लस वाई बराबर माइनस जेड, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस 3x वाई और इंटू माइनस जेड बराबर माइनस जेड क्यूब। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं आगे पद में x क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस माइनस का गुणा माइनस 3x वाई जेड हो गया और माइनस का जेड क्यूब आपका था ही। तो इस प्रकार बच्चों जो भी पूछा गया है वो इस प्रकार हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब, जेड इधर आएगा वो भी प्लस का होगा और बराबर ये माइनस 3x वाई जेड हो जाएगा। तो बच्चों जो पूछा गया था कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो सिद्ध कीजिए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड आ गया है। तो यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 13 जो था वो हल हो गया है। तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है
वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनके घनों का परिकलन किए बिना हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, जैसा कि पहले में दे रहा है। बच्चों ध्यान में प्रश्न में कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। तो जब इस तरीके की समस्या हो तो बच्चों हम मान के चलते हैं कि माना a बराबर आपका -12 है, b बराबर 7 है और c बराबर 5 है। तो बच्चों एक कंडीशन हुआ करती है, यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस c क्यूब बराबर 3abc होता है। जैसा कि आपने प्रश्न नंबर 13 में देखा था कि वो कह रहा था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। तो हम ये देखते हैं कि जो संख्याएं दी गई हैं उनका अगर योग करते हैं, अगर शून्य आता है तो बिना घनों का परिकलन किए बिना हम 3 गुणा ABC कर देंगे तो हमारा मान निकल आएगा। तो हम देखते हैं a प्लस b प्लस c का मान निकालते हैं तो -12 धन 7 और प्लस 5, तो ये माइनस के बार है और ये समान चिन्ह के 7 और 5 बार है तो बराबर 0। अतः हमने ये देखा बच्चों कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 आ गया है। तो हम लिख सकते हैं सूत्र के अनुसार यदि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, यानी कि 3 गुणा -12 गुणा 7 गुणा 5। अतः बच्चों हम इनका गुणा कर देंगे तो गुणा करने में सरलतम तरीका ये होगा, अगर हम इसका गुणा यहाँ कर दें और बच्चों माइनस लगा दें तो देखिए 7 तियां 21 हो जाएगा और इसका गुणा करने पर 12 पंजे 60 मिल जाएगा। तो ये मौखिक गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएंगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि जो भी घन दिए गए तो उनका बिना परिकलन किए हुए हम किस प्रकार इसे हल करते हैं। हमने जो दिया गया था उन्हें ABC माना और ये देख के देखा कि इन तीनों को योग यदि शून्य है तो एक सूत्र के अनुसार a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, तो हमने मान लगा के इसे हल कर दिया है। तो बच्चों इस प्रकार आप दी हुई संख्याओं के बिना घनों का परिकलन किए हुए आप याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 में जो सेकंड भाग है एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, आप उसे हल करेंगे। यदि कोई समस्या है तो हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य आपको भेजेंगे। बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान रहे आयत की बात है और आयत का क्षेत्रफल दे रहा है और उसके लंबाई और चौड़ाई का संभव व्यंजक पूछ रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल जैसे फर्स्ट में दे रहा है आपकी में, तो बच्चों क्षेत्रफल दे रहा है यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई दे रहा है हमें। तो जो व्यंजक दे रहा है वो उसे देखने पर हमें प्रतीत होता है कि ये द्विघात समीकरण है। जब द्विघात समीकरण है तो हमें द्विघात समीकरण के गुणनखंड ज्ञात करने हैं और द्विघात समीकरण के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम बता चुके हैं आपको कि स्क्वायर वाले गुणांक स्क्वायर में जो संख्या उसके गुणांक और अचर पद का सबसे पहले गुणा करते हैं। तो 12 में 25 का गुणा करेंगे तो आपको गुणनफल जो है बच्चों 25 में 12 का गुणा करेंगे तो 300 मिलेगा। 300 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जोड़ने पर धन का निशान लगाए बीच वाला पद 35 मिल जाए। तो 300 के ऐसे गुणनखंड करिए जो जोड़ने पर 35 मिल जाए। तो बच्चों वो आपके गुणनखंड होंगे 15 गुणा 20। 15 में 20 का गुणा करोगे तो 15 दूनी 30 यानी कि 300 हो जाएगा और 15 में 20 जोड़ देंगे तो हमारा 35 हो जाएगा। तो इस प्रकार 25a स्क्वायर माइनस 15 और प्लस 20 जोड़ने पर है इंटू a प्लस 12। तो ये हमने देखा कि 25a क्यूब a स्क्वायर
ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस के 15 आ जाएंगे, 15a और माइनस 20a प्लस 12। तो बच्चों यहाँ से 5a कॉमन ले लेंगे तो 5a माइनस 3 बचेगा। और इसी प्रकार इन दोनों में से अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो 5a और माइनस हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया है। 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 5a माइनस 3 दोनों से कॉमन है तो 5a माइनस 4 हो जाएगा। अतः बच्चों क्षेत्रफल दिया गया था तो ये दो व्यंजक जो निकले हैं वो उनमें से एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो नीचे हम लिख सकते हैं, तो बच्चों हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि लंबाई हमारी 5a माइनस 3 है तो चौड़ाई 5a माइनस 4 होगी, और यदि लंबाई 5a माइनस 4 है तो चौड़ाई 5a माइनस 3 होगी। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि जब आयत का कोई व्यंजक दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है, तो हमने उसके गुणनखंड किए। तो आयत का जैसे कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो जो दो व्यंजक आए उनमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। ठीक इसी प्रकार इसका सेकंड भाग आपको हल करना है, और यदि कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों अब बात करते हैं प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16 आपका कह रहा है कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं उनकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक लिखिए। तो बच्चों घनाभ का आयतन दिया गया है, बताना चाहेंगे कि घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। अब आपका जो प्रश्न दिया गया घनाभ का आयतन, यानी कि घनाभ के आयतन का व्यंजक पहला दिया गया है 3x² प्लस 12x। तो बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि हमारा ये द्विघात समीकरण तो है, लेकिन इसके गुणनखंड नहीं हो पाएंगे क्योंकि अचर पद नहीं है। तो हम इन्हीं में से हम देखते हैं कि 3x यदि कॉमन लेते हैं तो हमारा x प्लस 4 बचेगा। 3 पद हमारे यहाँ हो जाएंगे, 3 है और एक x और एक x प्लस 4 है। तो हम लिख सकते हैं अतः घनाभ की विमाएं 3, x और x प्लस 4 होंगी। तो बच्चों ये तो रहा प्रश्न नंबर 16 का पहला भाग। इसी प्रकार हम दूसरा भाग भी कर सकते हैं। दूसरा भाग एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है। जो भी व्यंजक दिया गया है उसके हम गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने पर जो भी हमें गुणनखंड मिलेंगे वही उसकी विमाएं होंगी, जैसा कि आपने इसमें देखा है। तो आप एक्सरसाइज तौर पर उसे हल करेंगे, और यदि कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों इस प्रकार आपका बहुपद जो था वो खत्म होता है।